नमस्कार प्रिय छात्रों, राजहंस पाठशाला में मैं शिफाली शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 कृतिका भाग 2 के पाठ 3 को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पता है पाठ 3 का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और उस भाग में ही कुछ अंश यानी पहला अंश इस पाठ का हम पढ़ चुके थे। इसी में क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं और पाठ के अगले अंश को हम लेंगे। आप ध्यान होगा आपको कि आप लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ चुके हैं। पाठ का भावार्थ हम लोग कर रहे थे और मैं आपके सामने अब जो स्लाइड लेकर आ रही हूँ उसका पहला पैराग्राफ हम लोग कर चुके थे पिछले भाग में। तो आइए चलिए चलते हैं नए पैराग्राफ की तरफ। आपको ध्यान होगा कि लेखिका ने सड़क बनाती हुई मजदूरों को देखा था। उनके मन में बहुत दुख हुआ था उनकी गरीबी को देखकर, लेकिन उन्हें किसी बात पर खिलखिलाकर हंसते देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। और हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि सारा खंडहर ताजमहल बन गया। ऐसी प्रसन्नता हुई उनको देखकर, जो मन में सारे भाव दुख से भर गए थे उनमें एक प्रसन्नता की लहर आ गई। अब इस पैराग्राफ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जा रहे थे। जितिन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। जितिन नॉर्गे ने बताया कि आगे किस तरह के मोड़ आएंगे। हेयर पिन बेंट, बेंट का मतलब होता है मोड़। हेयर पिन, जैसे महिलाएं ज़्यादातर जूड़ा पिन लगाती हैं और उनमें आगे का जो भाग होता है वो थोड़ा सा मोड़ा होता है। ऐसे ही बड़े मुश्किल बेंट होते हैं, बड़े मुश्किल मोड़ होते हैं जिनको केवल बहुत कुशल ड्राइवर ही ले पाते हैं। तो जितिन ने बताया कि आगे हमें हेयर पिन बेंट मिलेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वहाँ पर जब हेयर पिन बेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे तब बीच में हमें कई सारे 7-8 साल के बच्चे दिखाई दिए जो स्कूल जा रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। वो चाह रहे थे कि गाड़ी है तो गाड़ी में हम बैठ जाएं। जितिन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। शहरी बच्चों को ये ज्ञात होना चाहिए कि कितना कष्टमय जीवन है पहाड़ के बच्चों का। उनको स्कूल जाने के लिए भी 3-3.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, वो भी पहाड़ों में। वो चढ़ाई कर कर स्कूल पहुंचते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका ने बड़े स्वाभाविक रूप से पूछा, क्योंकि शहरों में तो स्कूल बसें होती हैं जिनमें आराम से बच्चे बैठकर जाते हैं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। इन्होंने जवाब दिया कि यह मैदानी इलाका नहीं है, ये प्लेन्स नहीं है, ये तो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हर आदमी मेहनत करता है, चढ़ने उतरने में ही इतनी मेहनत हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई चिकना बर्फीला नहीं है। चिकना बर्फीला का मतलब है बहुत ही पैम्पर्ड, बहुत ही संभाल कर जिसका पालन पोषण किया गया है, जिसका बड़ा लाड प्यार में पालन पोषण किया गया है, जो मोटा है, जो सुख से जीवन जिया हुआ है, ऐसा यहाँ पर आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। तराई का मतलब वैली में एक ही स्कूल है। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। ये पढ़ने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनको घर की आवश्यकताओं के लिए भी काम करना पड़ता है। मवेशी चराने का मतलब कैटल, जो पालतू पशु होते हैं, उनको चराने के लिए उन्हें जाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। नीचे नदी बह रही है, नदी से लेकर ऊपर जहाँ उनका गांव है वहाँ तक पानी लेकर आते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, लकड़ियाँ बीनते हैं और उसके बाद में उनको कलेक्ट कर लेते हैं। उनको एक साथ बांध कर अपने सर पर रख कर वो लेकर आते हैं अपने घर तक। खुद मैंने भी ढोए थे। वो अपने बचपन की याद करके कह रहा है कि मैं भी ऐसा ही करता था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। हेयर पिन बेंट से लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब रास्ते छोटे होते जा रहे हैं। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। ऐसा लगता था जैसे जीप का नाप लेकर सड़क बनाई गई है, यानी कुछ भी फालतू जगह उस सड़क पर नहीं है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए, थोड़ी सी भी गलती हो जाए ड्राइवर की, तो सभी की सभी
लोगों की मौत हो सकती है। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी, सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करते हैं और सावधानी से नहीं चलते, उनको सावधान करने के लिए लिखा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, हम आपकी केयर करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। आसपास मैन ईटर है, नरभक्षी है। नरभक्षी का मतलब नरभक्षी शेर के बारे में यहाँ पर उल्लेख है, जो आदमियों को खा जाता है। हर एक शेर आदमियों को नहीं खाता, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, खून मुंह लगना। शेर के मुंह खून लग जाता है इंसान का, तो फिर वो इंसान को नहीं छोड़ता। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। जैसे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में और कुछ पहाड़ी इलाकों में कुछ ऊंचाई तक गायें होती हैं, बहुत ऊंचाई पर याक मिलते हैं, वहाँ के दूध का प्रयोग वो लोग करते हैं। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। और पहाड़ी इलाकों में जो जानवर होते हैं उनको प्रकृति अपने आप ही इतने बड़े बड़े बाल दे देती है कि सर्दी से बर्फ़ से उनकी रक्षा हो जाती है। तो इन याकों के शरीर पर भी घने बाल हैं। सूरज ढलने लगा, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। वैसा ही जीवन जो बच्चों का बता रहे थे, यहाँ पर आम जीवन है। औरतें गायों को चराकर लौट रही हैं, लकड़ियों के गट्ठर उनके सर पर हैं। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते सर्दी फिर बढ़ने लगी, धुंध यानी फॉग होने लगी, बादल आने लगे। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। चाय के बागान यानी टी गार्डन्स, उनमें एक दृश्य ने मुझे खींचा। अचानक एक तरफ ध्यान गया इनका। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, ये सिक्किमी परिधान, सिक्किमी ड्रेस होती है वहाँ की लेडीज़ की, उसको बोकू कहते हैं, वो पहने हुए काम कर रही थी, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। युवावस्था थी, यंग लड़कियाँ थीं और उन मेहनत के कारण उनके चेहरे पर एक लालिमा गुलाबीपन आ रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। ग्रीन कलर के बागान में लाल रंग की वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। मैंने आपको जैसा बताया, एकदम सघन गहरा हरा रंग है टी गार्डन्स का, उसके बीच में लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है और सूरज डूब रहा है। तो डूबते हुए सूरज का एक सुनहरा और एक पवित्र सा जो प्रकाश है, उसमें जो इंद्रधनुष के कई रंग बिखर रहे हैं, उनसे मंत्रमुग्ध सी हो गई, मोहित सी हो गई। चीख उठी का मतलब है मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। असह्य का मतलब सहन करने योग्य नहीं था, इतना सौंदर्य मैंने नहीं देखा। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। युमथांग आपको जैसा बताया गया काफ़ी दूर है, आपने प्रारंभ में ही पढ़ा। तो ये बीच में रात को स्टे कर रहे हैं, जगह का नाम है लायुंग, क्योंकि ये पहले ही दिन में, एक ही दिन में युमथांग नहीं पहुंच सकते। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। लायुंग की बस्ती छोटी सी है, पहाड़ों के बीचों बीच, उसके तल में, उसकी वैली में वो बनी हुई है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही है। यहाँ आकर लगता ही नहीं है कि संसार में जैसी भाग दौड़, बड़े बड़े शहरों में जैसी भाग दौड़ है वो यहाँ पर है। यहाँ पर शांत जीवन है। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। वहाँ पर आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी के घर कंपैरेटिवली गर्म रहते हैं। तो यहाँ पर एक लकड़ी का घर है, उसमें ये लोग ठहरे हैं। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। वहाँ पास में ही तिस्ता नदी बहती है, वहाँ पर लेखिका चली गई। सामने ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। सामने पहाड़ से एक झरना उतर रहा है जो नदी में मिल रहा है। मध्यम मध्यम हवा चल रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। शाम हो गई थी, संध्या काल था। धीरे धीरे बादल बढ़ते जा रहे थे, चांद को ढक लिया था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। हम देख रहे थे परिंदे यानी पक्षी भी अपने घरों को लौट रहे हैं और लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चल रहे हैं। वातावरण में अद्भुत शांति थी, एक
अनोखी सी शांति थी वातावरण में। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ऐसा लग रहा था, ऐसी शांति जैसे मंदिरों की घंटियां सुन के शांति अनुभव होती है, या किसी नृत्य करने वाले के घुंघरुओं को सुनकर, उनकी रुनझुनाहट को सुनकर एक सुकून मिलता है, वैसी खुशी यहाँ मिल रही थी। आंखें अनायास से खुशी से भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। बोधिसत्व असल में बुद्ध के जो पूर्व जन्म का रूप है उसको कहते हैं। तो बोधिसत्व ज्ञान का एक प्रतीक हो गया यहाँ पर, कि मन में एक ज्ञान का भाव जागने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। लेखिका को क्या समझ में आया कि शांति और सुकून कहाँ मिलता है? जहाँ पर पूर्णता है, अखंडित पूर्णता है, जो ऐसी पूर्णता हो, ऐसी कंप्लीटनेस ना हो जिसके ऐसी कंप्लीटनेस हो जिसके टुकड़े टुकड़े न किए जा सके। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। यहाँ पर सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, किसी का किसी से कोई क्लैश नहीं है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। क्या ज्ञान बोध हुआ कि हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन है, उसने प्रकृति माँ के ये जो इस लय और तालबद्ध नृत्य के साथ में मजाक किया है, खिलवाड़ यानी मजाक किया है। ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य नहीं है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था, मन काव्यमय हुआ था। आपको ध्यान होगा, पहले जब 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के पास में बैठी थी, अब तो वो दर्शन यानी फिलॉसफी बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। शाम होने वाली थी। अंधेरा होने से पहले पहले लेखिका ने सोचा कि कुछ देर तिस्ता नदी के किनारे बैठा जाए, इसलिए उसके किनारे पड़े हुए जो पत्थर, चट्टानें इत्यादि थीं, उनसे होते हुए वो नदी के धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा। अंजुली कहते हैं जब हम हाथों को मोड़कर उसमें जल लेते हैं तो उसकी जो मुद्रा है उसको अंजुली कहते हैं। उसमें जल भरा उन्होंने, तो अतीत भीतर धड़कने लगा। पुराना ज़माना याद आया, स्मृति में कौंधा याद आई। कुछ क्या चीज़ याद आई? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। आप लोगों ने कुछ पूजाओं में ज़रूर देखा होगा कि पंडित संकल्प कराने के लिए हाथ में जल देते हैं। क्या संकल्प करूं? अब सोचा कि मैंने भी तिस्ता का जल अपने हाथों में लिया है, तो मुझे क्या संकल्प करना चाहिए। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना। आज संकल्प की अपेक्षा प्रार्थना थी मन में। क्या थी? एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। मुझे लग रहा था मैं अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोर हूँ। भीतर का सारा हालाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। मन में क्या प्रार्थना थी कि मेरे अंदर जो हालाहल भरा हुआ है, जो तामसिकता भरी हुई है, हालाहल कहते हैं जहर को, तामसिकता कहते हैं बुराइयों को। जो भी हमारे मन में, आत्मा में बुराइयां छाई हुई रहती हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, मोह इत्यादि, लेखिका की कामना थी कि ये सारा जीवन का जहर, सारी बुराइयां इस बहती धारा के अंदर बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गहराने लगी का मतलब गहरी होने लगी, प्रगाढ़ होने लगी, उसका अंधकार बढ़ने लगा। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। ऐसा लगा जैसे कि कोई सोते समय कंबल ओढ़कर सो जाता है। हिमालय ने भी सारा काला कंबल ओढ़ लिया, यानी अंधकार पूरी तरह से छा गया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। जितेन नॉर्गे, जो इनका ड्राइवर कम गाइड था, उसने उस खिलौने से दिखाई देने वाले गेस्ट हाउस, यानी छोटा सा लकड़ी का घर था, उसके अंदर तेज़ आवाज़ में, तेज़ धुन में गाना गाना शुरू किया। उसके संगी साथी भी उसके साथ थे और लेखिका को अनुभव हुआ जैसे कि आदिम रात्रि थी। आदिम रात्रि का मतलब जैसे आदि युग में जब कोई मानव सभ्यता नहीं थी, ऐसी जो सुनसान रात्रि थी, उसकी बजाय वो रात परियों की कहानी किसी मोहक रात में बदल गई। ऐसा लगा जैसे फेरी टेल्स होती हैं और उनमें सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देता है, ऐसा उस रात के अंदर अनुभव होने लगा। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। संक्रमण का मतलब होता है किसी का गुण किसी में ट्रांसफ़र हो जाना। तो जितेन नॉर्गे और उसके साथियों का प्रभाव सब पर कैसा पड़ा? ये मस्ती और मादकता का मतलब सब मस्त हो गए, सब अपने में खो गए और सभी
गोल गोल घूमकर नाचने लगे। सारे सैलानी, सारे टूरिस्ट्स घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। जो उनकी सहेली थी, उनकी जो सहयात्री थी मणि, उनकी 50 वर्ष के करीब उम्र थी, लेकिन कुमारियों यानी छोटी लड़कियों की तरह से, यानी उनको भी मात करने वाला ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रह गए, यानी हमारी बोलती बंद हो गई एक तरह से। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, न जाने उस रात को कैसे आनंद आया, कहाँ से आया कुछ मालूम नहीं पड़ा। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अब लायुंग में सुबह हो गई। रात्रि बीतने के पश्चात अत्यंत शांत और सुरम्य वातावरण, यानी मन को मोह लेने वाला वातावरण था। तिस्ता नदी की शांत जलधारा थी और उसी की तरह से वह सुबह भी शांत दिखाई दे रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। लायुंग में सुबह हो गई, रात बीत गई। सुबह बहुत सुंदर लग रही थी, शांत थी, सुरम्य यानी मन को मोहने वाली थी। तिस्ता नदी जो शांत जलधारा के साथ बह रही थी, उसी की तरह से यहाँ की सुबह भी शांत थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। इस पर प्रश्न भी आता है कई बार, थोड़ा ध्यान दीजिए कि लायुंग में लोग अक्सर इन 3 चीज़ों का व्यापार करते हैं, या तो पहाड़ी आलू उगाते हैं, या धान उगाते हैं, या फिर दारू का व्यापार करते हैं। मैं अकेले ही टहलने निकल गई। लेखिका अकेले ही घूमने के लिए निकली। वहाँ पर लायुंग में मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं दिखाई दिया। अप्रैल का समय है, अभी शुरू हुआ है अप्रैल का महीना। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस समय यहाँ बर्फ़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ़ का कतरा यानी एक टुकड़ा सा भी नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई थी, फिर भी यहाँ बर्फ़ नहीं मिली लेखिका को। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं। जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो बर्फ़ के पहाड़ देखना ही अपने आप में एक बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो कैसा लगता है लेखिका को जैसे जन्नत मिल गई हो, लेकिन वो बर्फ़ जिसको देखने के लिए वो बेचैन थी वो अभी नहीं दिखाई दी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। वहां का जो रहने वाला एक युवक है, सिक्किमी युवक, उसने बताया कि अब प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इसलिए स्नोफॉल यहाँ पर बहुत कम होता जा रहा है। और अगर आप इस समय अगर बर्फ़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से कटाओ चले जाएं, वहाँ पर तो ज़रूर बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि कटाओ यहाँ से ऊंचाई पर है। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। अब भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है कटाओ, इतना सुंदर स्थान है कटाओ, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया। हम ज़्यादातर देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी इत्यादि में, जब हमें किसी टूरिस्ट स्पॉट के बारे में विशेष जानकारी मिलती है लोग वहाँ पर ज़्यादा जाने लगते हैं। लेकिन अभी कटाओ ऐसी जगह नहीं है जो बहुत पब्लिसाइज हुआ है, दुनिया को बहुत ज़्यादा पता चला है, इसलिए वो सुर्खियों में नहीं है, यानी हेडलाइंस के अंदर नहीं है, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने जाकर वहाँ का रूप बिगाड़ा नहीं था। ज़्यादातर टूरिस्ट जब किसी जगह पर ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे करके एक मार्केट डेवलप हो जाता है, होटल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ख़त्म होने लग जाती है। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। उस सिक्किमी युवक ने बताया कि यहाँ से 500 फीट और ऊंचा जाएंगे तो आपको कटाओ मिलेगा, और वहाँ के जाने के लिए करीब 2 घंटे का सफ़र आपको करना पड़ेगा। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। वह बता रहा था और उसकी पत्नी अपने घर से बाहर निकलकर बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी क्यूरोसिटी के साथ देख रही थी कि आखिर ये जो महिला हैं ये क्या बात कर रही हैं। और तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। अभी महुआ जो है वहाँ एक फल होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है, उसमें फल लगते हैं, तो वो शायद वो जो नवयुवक या उसकी पत्नी लेके आए होंगे, वो थैले में बाहर लटका हुआ था। जब ये नवयुवक इनसे बात कर रहा था तो गाय ने
वो महुआ खा लिया। गुड़ कर लिया का मतलब निगल लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी झिड़कियाँ यानी बड़े प्यार से डांटते हुए उसको हटाया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। अब ये लोग क्योंकि बर्फ़ देखने की इच्छा वाले थे, इसलिए उम्मीद, एक आशा थी बर्फ़ मिलेगी। आवेश, तेज़ी आ गई थी। उत्तेजना, उद्विग्न हो गए थे, बेचैन से हो गए थे, एक छटपटाहट से हो गई थी बर्फ़ को देखने के लिए। इसलिए इन्होंने कटाव की तरफ का सफ़र शुरू किया। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। यहाँ और ऊंचाई पे जा रहे हैं इसलिए रास्ता और भी अधिक खतरनाक है और धुंध और बारिश बढ़ती जा रही है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आइडिया के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर वो गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। चारों तरफ बादल ही बादल छाए थे। सब कुछ बादलमय। बादलमय का मतलब बादल वाला या बादल से युक्त। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। हम बादलों को मान लो चीर कर निकल रहे थे। हमारी जीप आगे चले जा रही थी और हम खतरनाक रास्ते जो थे उनके डर के कारण या उनके एक भयंकरता को देखकर चुप थे सबके सब। और उस पर बारिश भी चल रही थी। एक चूक और सब खलास। खलास यानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर एक भी गलती हो गई ड्राइवर से तो। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारा रास्ता के साथ धुंध से भरा था और फिसलन थी, यानी उसमें जो चट्टानें थी बारिश के कारण वो फिसलनी हो गई थी। उन पर ये जीप आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे, संभल संभल कर, और हम केवल जीप को देख रहे थे, जीप का अनुभव कर रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। हम केवल अपना ही एहसास कर सकते थे। जो जितने लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे थे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। इतनी चुप्पी थी, इतना सन्नाटा था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। अचानक बोर्ड पर एक चेतावनी, एक सावधानी के लिए लिखा गया वाक्य दिखाई दिया। इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, डाइवोर्स स्पीड, तो स्पीड से डाइवोर्स ले लीजिए, स्पीड से तलाक ले लीजिए। यानी आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका अपना परिवार होगा, इसलिए स्पीड में मत चलिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अक्सर आपने लिखे देखा भी होगा इसको। ये अक्सर लिखा जाने वाला सावधानी का या चेतावनी का वाक्य है। करीब आधे रास्ते पर बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। लगभग आधा रास्ता हम आगे बढ़ गए तो धीरे धीरे करके धुंध छटने लगी और प्रकृति और हमारे बीच में जो एक चुप्पी आ गई थी वो धीरे से हट गई। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। नॉर्गे ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ कहा कि जिस कटाऊ में आप जा रहे हैं वो हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया। मणि पहले स्विट्ज़रलैंड देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने प्रतिवाद किया, यानी इसका विरोध किया। नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। मणि ने वास्तविकता बताई कि पहली बात, स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और फिर वो इतना अधिक सुंदर नहीं है जितना कटाव है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे। अब हमें पता चलने लगा कि बर्फ़ से ढके पहाड़ करीब आ रहे हैं, इसका मतलब कटाव भी पास आ गया है। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। पास के पर्वतों में जो पास थे, ज़्यादा निकट थे, उनमें हरियाली दिख रही थी और जो थोड़े दूर थे वो काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया है। बर्फ़ गिरी हुई है तो लग रहा है जैसे इन पहाड़ों पर पाउडर डाल दिया गया है। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई। कैसा लग रहा था कि कहीं कहीं जहाँ पर बर्फ़ दिख रही है लगता है जैसे पाउडर वहाँ पे तो बचा रह गया है, और जैसे गर्मी में पसीने के साथ कुछ पाउडर बह जाता है, इसी तरह से जहाँ पर बर्फ़ नहीं थी वहाँ पर लग रहा था कि पाउडर बह गया है।
नॉर्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। बर्फ जो थी अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था, शायद रात को ही हुआ था, इसलिए एकदम ताज़ा बर्फ थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। अब आगे बढ़े जब तो ऐसे पहाड़ दिखाई दिए जिन पर पूरी तरह से बर्फ ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे साबुन के झाग हों ऐसे, क्योंकि जो बर्फ़ है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे हुए थे, स्नोफॉल हुआ था तो इसलिए लग रहा था जैसे साबुन के झाग गिरे हुए हों। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी। मुंडी का मतलब सिर निकाल कर मैं जीप की खिड़की से दूर दूर जितना भी दृश्य देख सकती थी वो देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ कैसे लग रहे थे, जैसे चांदी से बने हुए पहाड़ हों, चमक रहे हों। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। जितेन ने जब पूछा तो इन्होंने नेपाली भाषा में जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का मतलब अच्छा है, सुंदर है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी प्रांतीय भाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा सुन लेता है किसी के मुंह से, उसको एक अजीब सी खुशी होती है। ऐसी चमक जितेन की आंखों में भी आई। चेहरा इतराने लगा, बड़ी शान से वो अपनी भाषा की बात करने लगा। उसे लगा कि मेरे अलावा भी कोई मेरी भाषा को जानता है। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया। लगा जैसे आकाश से मोती गिर रहे हों। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंछ। फिर नेपाली वाक्य आपके सामने है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इसका अर्थ है ये यहाँ लिखा हुआ है, चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। जब ये बर्फ की सुंदरता देखी तो जितेन भी मन से प्रसन्न हो गया। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा है। ये जो गीत जिसकी पंक्ति ऊपर दी गई है इसको जितेन नॉर्गे गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी। जिस जगह अब ये लोग खड़े हैं वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में बर्फ थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। इतनी बर्फ ऊपर से गिर रही थी आकाश से कि लग रहा था ऊपर से गिरी हुई बर्फ और नीचे बर्फ से ढके पहाड़ एक हो गए हैं। चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आ रही थी। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर रहे थे। बर्फ पर लेट गए कई टूरिस्ट और कैमरे से हर लम्हे हर क्षण के रंग को, सफ़ेदी को, जो बर्फ़ की सफ़ेदी थी उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, यानी फ़ोटो खींच रहे थे। मेरे पाँव झन करने लगे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी इसलिए झंझनाहट सी पैरों में पैदा हो गई, पर मन वृंदावन हो गया। वृंदावन यानी मन प्रसन्न हो गया। भीतर जैसे देवता जाग गए। वृंदावन तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थान में देवता रहते हैं। ऐसे ही मेरे मन में भी दैवी शक्ति उत्पन्न हो गई। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मन वृंदावन हो रहा था। मन ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर्थ बन गया हो। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, क्योंकि तीर्थों में देवताओं का निवास होता है। आज लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका मन एक तीर्थ है और उसमें देवता विराजमान हो गए हों। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं। बर्फीली जन्नत कहा लेखिका ने। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है लेकिन वो बर्फ से बना हुआ है। मन हुआ जैसे और सैलानी उस पर लेटकर उसका आनंद ले रहे थे। लेखिका का भी मन वैसा ही हुआ, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे जिनको और टूरिस्ट्स ने पहन रखा था बर्फ में घूमने के लिए। वैसे जूते उनके पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। उनको ध्यान आया कि कटाओ एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जैसा यूमथांग या झांगू लेक है, जहाँ पर टूरिस्ट के लाभ के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए सारे के सारे साधन उपलब्ध होते हैं। वैसा स्थान ये नहीं है। इसका कारण यह झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं है। यहाँ पर कोई दुकान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक स्थल है और यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट की तरह से कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं है। सब कुछ यहाँ केवल प्राकृतिक ही प्राकृतिक है। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लोग तो
अपने कैमरा से फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन लेखिका मन में उनके एक एक चित्र को खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। उसका उद्देश्य क्या था? मन में उन चित्रों को अंकित करना, उन चित्रों को बनाने का क्या उद्देश्य था कि जब कभी लौटकर महानगरों में जाऊं तो वहाँ के डार्क रूम में बैठकर, डार्क रूम वैसे तो होता है जो फोटोग्राफी लैब होते हैं जहाँ पे फोटोग्राफ्स तैयार होते हैं, वो डेवलप होते हैं, उनको डार्क रूम कहा जाता है। लेकिन महानगर का डार्क रूम का मतलब है कि जब मैं अपने घर में रहूं, जब रात को अंधेरे में सोऊं, तब मेरी आंखों में बरबस वो चित्र वापस आ जाएं और मैं उन चित्रों को देख सकूं। इस तरह से मैं इन चित्रों को अपने मन में अंकित कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। इस समय मैं संपूर्ण थी। मुझे लग रहा था कि जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है, वो अनुभूति उन्हें हो रही थी। आत्मा मानो परमात्मा में मिल रही थी। और कैसी स्थिति थी उनके मन की? मन उनका अतीत से जुड़ रहा था। अतीत का मतलब पुराना जो समय था, जो भारतीय संस्कृति का अतीत था, ऋषियों की संस्कृति थी। कैसी संस्कृति? आध्यात्मिक संस्कृति, जहाँ पे हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। उससे लेखिका जुड़ रही थी उन हिम शिखरों के माध्यम से। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की हो। आध्यात्मिक अतीत से जुड़ने पर ऐसा लगा लेखिका को कि ऐसे ही दिव्य सौंदर्य को, प्रकृति की इस छटा को देखकर ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, वेद लिखे होंगे, जीवन सत्यों को खोजा होगा। जीवन के जो सच हैं उनकी तलाश में वो घूम रहे थे और उन्हें वो सत्य प्राप्त हुए होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध महामंत्र है कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये महामंत्र शायद यहीं आकर पाया होगा, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य के बीच में कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा करने का भाव ही नहीं रहता, बल्कि सबके प्रति एक कुशल कामना हमारे मन में जागती है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यदि इस अंतिम संपूर्णता का प्रतीक, यानी यहाँ चरम सत्य दिखाई देता है, यहाँ पर पूरी तरह से उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं, ऐसे सौंदर्य को देखने पर लेखिका का ऐसा अंदाज़ा है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर इन क्षेत्रों में ले आएँ तो ऐसा अनुभव होगा, शायद वो बुद्ध ही बन जाएगा। कैसे थे बुद्ध? महात्मा बुद्ध करुणा के अवतार थे, यानी उसके मन की सारी की सारी दुष्टताएं, बुरे भाव, बुरी भावनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। वो बुद्ध की तरह से एक करुणा का अवतार बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। देखिए यहाँ पर जैसे लेखिका ने वेदों की और ऋषियों की बात की, बुद्ध की बात की, इसी तरह से पाश्चात्य जगत से मिल्टन, जो एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि हैं, उनका उल्लेख किया है उन्होंने। और मिल्टन ने ईव पर एक कविता लिखी है, उसके सौंदर्य पर। और ईव के लिए मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य सभ्यता की सबसे पहली स्त्री मानी जाती है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, क्रिश्चियन पौराणिक गाथाओं में, उसका नाम है ईव। जैसे हमारे यहाँ माना जाता है मनु और शतरूपा भारतीय संस्कृति में, ऐसे ही क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एडम और ईव माना जाता है। तो ईव का सौंदर्य का वर्णन किया है कवि मिल्टन ने, और उन्होंने कहा है कि वो सुंदरता इतनी पवित्र थी कि उसे शैतान देखकर ठगा सा रह गया। शैतान का मतलब जैसे हमारे यहाँ देवताओं के साथ दानवों की कल्पना है, इसी तरह से वहाँ पर दानवों के स्थान पर शैतान की कल्पना की गई है। लेकिन शैतान भी उस पवित्र सौंदर्य को देखकर ठगा सा रह गया, यानी उसके मन में भी पल भर के लिए सारे बुरे भाव खत्म हो गए और वो आश्चर्यचकित सा उसको देखता रह गया और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। उसके मन में जो अमंगल करने का भाव था, दूसरों के प्रति बुरा करने का भाव था, उस वृत्ति को, उस आदत को वो भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? उन्होंने अपनी सहयात्री से पूछा कि क्या तुमने वह कविता पढ़ी है?
पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। जिस समय लेखिका ने ये पूछा कि तुमने मिल्टन की कविता पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उस समय मणि का ध्यान कहीं और था। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, फिलोसोफर्स की तरह बात करने लगी। ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। उन्होंने कहा कि ये जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं वो दरअसल एशिया के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए पानी के खंभे हैं जिन पर पानी जम जाता है। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। प्रकृति ने किस अनोखे ढंग से इंतज़ाम किया है। हम लोगों के लिए जल की कैसी अनोखी व्यवस्था की है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। सर्दियों में क्या करती है प्रकृति? सबसे पहले जल को संभाल कर रखती है, इकट्ठा कर लेती है। और ये गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, जब त्राही त्राही यानी रक्षा करो रक्षा करो, ये संस्कृत का प्रयोग है। जब सारी दुनिया ये चिल्लाती है कि हमारी रक्षा करो, तो ये ही बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। तब ये जो बर्फ़ के रूप में संग्रहित जल है, इकट्ठा किया हुआ पानी है, उसकी शिलाएँ, उसकी चट्टानें पिघलती हैं और जलधारा के रूप में परिणत होती हैं, बदलती हैं और सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं, उसको चैन पहुंचाती हैं, उसको गीलापन पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। पानी को इकट्ठा करने का कैसा अनोखा प्रकार है, कैसी अनोखे ढंग की व्यवस्था है प्रकृति की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। अभिभूत का मतलब परम प्रसन्न होकर या मुग्ध होकर या मोहित होकर माथा नवाया यानी माथा झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। ये नदियाँ, ये हिम शिखर, ये प्रकृति के सारे तत्व हम पर प्रतिदिन प्रतिपल कितना ऋण चढ़ाते हैं, कितना कर्ज चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर इन सब का। संसार कितना सुंदर, संसार भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैं सोचने लगी कि सचमुच यह संसार, यह सृष्टि, यह प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है ईश्वर ने। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। अचानक उदास भी हो गया मन। झीनी यानी बहुत पतली सी बारीक सी एक परत मेरे मन पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। वो जो पहाड़ी ने उनको मिली थी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन वाली, जो सड़क बना रही थी, गरीब औरतें, उनका ख्याल आ गया लेखिका को और पल भर के लिए मन दुखी हो गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। अब आत्मा की न जाने कितनी परतें हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं ही बहुत सूक्ष्म है और उनको छीलता हुआ, उनसे आगे बढ़ता हुआ यह सफ़र हमें और आगे ले जाने लगा। और तभी देखा इक्की दुक्की फ़ौजी छावनियाँ। हमने देखा कि फ़ौजी छावनियाँ हैं जहाँ पर फ़ौजी रहते हैं, उनके लिए शिविर वगैरह लगे होते हैं। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, यहाँ से तो हमारी सीमा शुरू होती है, यहाँ पास में ही चाइना है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। ये ध्यान आया अचानक। एक फ़ौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, ब्रैकेट में लिखा है उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। ये बताया गया है कि ये जो तापमान था अप्रैल के महीने में था, उस समय -15 डिग्री सेल्सियस था। तो लेखिका ने स्वाभाविक रूप से पूछा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, इस कठोर सर्दी में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, बहुत परेशानी होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। देखिए, ये उदास हंसी ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि केवल बातें करना सैनिकों की और सैनिक का जीवन जीना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने हंसी तो हंसी, लेकिन उदास होकर हंसी, क्योंकि उसे बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसने क्या कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। आप जितने भी शहरी लोग हैं, आप आराम से जिस समय सोते हैं तब हम पहरा देते हैं। फिर ही भेंटूला, फिर मिलेंगे, फिर नेपाली का प्रयोग किया, फिर भेंट करेंगे कहते हुए जीतन ने जीप चालू कर दी। फिर आगे बढ़ दी यह जीप और जीतन ने फिर मिलने की बात कही। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फ़ौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। फिर से एक बहुत ही प्रभावित करने वाला कैप्शन है, वी गिव अवर टुडे, हम अपना आज, अपना वर्तमान देते हैं, फॉर योर टुमारो, आपके भविष्य के लिए, आपके कल के लिए, आने वाले कल के लिए। मन उदास हो गया, मन फिर दुखी हुआ, भीतर कुछ पिघलने लगा जिससे मन द्रवित हो रहा है। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं। बैसाख का महीना है गर्मी का महीना, जब सबसे तीव्र गर्मी
हमारे शहरी इलाकों में या हमारे मैदानों में होती है, उस समय इन इलाकों में हम ठिठुरने लगते हैं, इतनी सर्दी होती है। हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। क्या ख्याल आया कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे भारतीय जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो पौष और माघ के महीने, पौष और माघ का महीना होता है दिसंबर और जनवरी का महीना अंदाजे से, उस समय केवल और केवल पेट्रोल है जो जमता नहीं है, बाकी सब कुछ जम जाता है। ऐसे मौसम में भी तैनात रहते हैं। ये शहरों में रहते हुए लेखिका को कभी ध्यान नहीं आया और हम सभी को कभी ध्यान नहीं आता। और जिन सकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। दूसरे ये भी कभी ध्यान नहीं आया कि पहाड़ों को बनाते समय जिन रास्तों से केवल गुजरते हुए हम घबरा जाते हैं, उन रास्तों को बनाते समय कितने लोगों ने अपने प्राण दिए, जिनकी मियाद पूर्व से होने से ही पहले ख़त्म हो गई। मियाद का मतलब सीमा, समय सीमा, जीवन की जो समय सीमा थी वो जब स्वाभाविक रूप से ख़त्म होती उससे पहले ही ख़त्म हो गई। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया, मैंने कुछ खोजा, जीवन की नई चीज़ें जानी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। इस पूरे से सफ़र में मेरा अंतर्मन, मेरा चैतन्य मान लो झकझोर दिया गया हो, ऐसा महसूस हुआ। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर चले, यानी कि लायुंग कटाऊ से वापस लायुंग आए और लायुंग से आगे यूमथांग की तरफ चले। आपको ध्यान दिला दूं, आपने देखा होगा कि यात्रा गंगटोक से शुरू हुई थी। ये लोग लायुंग में रुके थे और लायुंग से ऊपर की तरफ गए थे 500 फीट ऊपर, और उसके बाद में वापस लायुंग लौटकर यूमथांग की दिशा में चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, अभी उसने नेपाल यात्रा करके की थी और वो वापस लौटा था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। अब जो आगे यात्रा बढ़ी है यूमथांग की दिशा में, वहाँ पर घाटियों में ये फूल खिले हुए हैं, प्रियुता और रोडोडेंड्रो के। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। 15 दिन का और समय लीजिए। अप्रैल के महीने में लोग गए हैं, लगभग अप्रैल के अंत तक या फिर मई तक खूब फूल खिल जाएंगे। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था, क्योंकि ऊपर पहाड़ी इलाके में ये लोग जब कटाव की दिशा में गए तो बहुत संकरा रास्ता देखा था। उसकी बजाय यहाँ पर चौड़े रास्ते थे और खतरा कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, क्योंकि थोड़ा निचला इलाका है। कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ उनके बंदरों के परिवार दिखाई दिए। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब यूमथांग पहुंची। हम इन घाटियों से होते हुए गुजरे, बादल बीच में आते रहे, बीच में पक्षी आते रहे, उड़ते रहे जीप से, और ये लोग यूमथांग पहुँचे। पर हम थोड़े निराश हुए, थोड़ी निराशा हाथ लगी। जितना सोचा था उतना सुंदर नहीं लगा यूमथांग। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा, क्योंकि हमने कटाव जैसा सौंदर्य देख लिया था, इसलिए यूमथांग उसके सामने थोड़ा हल्का लगा। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। ये भी एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि हम जब किसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पहुंचना होता है, जो डेस्टिनेशन होता है हमारा, उसमें पहुंचने के लिए हम जो यात्रा करते हैं उसमें वहां पहुंचने का एक रोमांच होता है, एक क्यूरोसिटी होती है, एक कौतुक मन में होता है। लेकिन जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं तो वो सारा का सारा कौतुक समाप्त हो जाता है। इससे सफ़र ज़्यादा मज़ेदार होता है मंजिल पे पहुंचने से। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, एक सिक्किम की युवती थी वहाँ पर, वो चिप्स बेच रही थी, क्या तुम सिक्किमी हो? क्योंकि सिक्किम का जो राज्य है वो भारत में बाद में जोड़ा गया था। नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सिक्किम भारत में जुड़ गया है, तब से वहाँ के लोग अपने आप को इंडियन मानते हैं। ये सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि ये अब अपने आप को भारत का एक हिस्सा मानते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं।
जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, यहाँ पर राज्य व्यवस्था थी, यहाँ पे एक राजवंश राज्य करता था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे क्योंकि एक अलग से राज्य था, भारत के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। अब वहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट्स और यहाँ के लोग उसके कारण कमा पाते हैं, तरह तरह के काम कर लिए हैं हम उन्होंने। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। हर सिक्किमी भारतीय यानी सिक्किम में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय बन चुका है, अब वो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गया है और उसे कभी लगता ही नहीं कि हम भारत से अलग थे। जीप में बैठने के हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। वहाँ पर पहाड़ी कुत्ते होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी होती है, इसलिए इनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ी कुत्ते जो हैं उनको वो प्राय शांत रहते हैं, भौंकते नहीं हैं किसी पर, शहरी कुत्तों के जैसे। और ये चांदनी रात में, जिस समय चांद का प्रभाव प्रकृति पर बहुत अधिक होता है, केवल उस समय ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? इनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ के कुत्तों का ऐसा स्वभाव है। तब उन्हें ध्यान आया कि समुद्र में भी इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्णिमा की जब चांदनी होती है तो उसमें टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है। क्या ऐसा ही प्रभाव कुत्तों के स्वभाव पर भी पड़ता है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। रकम रकम का मतलब तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गुरु नानक जी के पैरों के निशान है, ऐसा एक पत्थर है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में स्थान स्थान पर अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, तो यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी है कि गुरु नानक जी कभी यात्रा करते हुए यहाँ आए थे। उन्हें जब भोजन परोसा गया तो उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। आश्चर्य की बात है, ठंडा इलाका है, जबकि चावल गर्म इलाके में होता है, तो यहाँ पर चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। अब उसने एक और जगह बताई, खेदुम। खेदुम किसे कहते हैं ये जितेन बताते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। यहाँ की मान्यता है, खेदुम कहते हैं देवी देवताओं के निवास को, और यहाँ पर जो गंदगी करेगा वह मर जाएगा। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की मान्यताएं हैं, इसीलिए वे अपने पर्वतीय क्षेत्र को बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं, नदियों को स्वच्छ रखते हैं। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों में इस तरह की धार्मिक मान्यताएं या भावनाएं भरी हुई हैं कि अगर प्रकृति को बर्बाद करेंगे, प्रकृति को प्रदूषित करेंगे तो हम मर जाएंगे। वास्तविकता भी यह है कि जब तक प्रकृति है और प्रकृति जब तक ठीक से संतुलन में कार्य कर रही है, तभी तक मनुष्य का अस्तित्व है। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। अब यहाँ की भाषा में गंगटोक को गंतोक कहा जाता है। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, तो यहाँ की भाषा में गंतोक पहाड़ को कहते हैं। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं कि जब सिक्किम भारत में विलय हुआ, मिला, तो भारतीय आर्मी के तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों में इस तरह की धार्मिक मान्यताएं या भावनाएं भरी हुई हैं कि अगर प्रकृति को बर्बाद करेंगे, प्रकृति को प्रदूषित करेंगे तो हम मर जाएंगे। वास्तविकता भी यह है कि जब तक प्रकृति है और प्रकृति जब तक ठीक से संतुलन में कार्य कर रही है, तभी तक मनुष्य का अस्तित्व है।
तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। अब यहाँ की भाषा में गंगटोक को गंतोक कहा जाता है। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, तो यहाँ की भाषा में गंतोक पहाड़ को कहते हैं। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं। जब सिक्किम भारत में विलय हुआ यानी उसमें मिला, तो कई वर्षों बाद जब भारतीय आर्मी वहाँ पर स्थापित की गई, तो आर्मी के कप्तान थे, कैप्टन थे शेखर दत्ता। उनके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि यहाँ पर सिर्फ फौजी ही क्यों रखे जाएं। जब इन घाटियों में रास्ते निकाले जा रहे हैं आर्मी के लिए, तो यहाँ पर बहुत आसानी से टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर टूरिस्ट्स इस क्षेत्र को देखने के लिए आएंगे तो यहाँ के लोगों का कारोबार, रोज़गार भी बनेगा और सिक्किम संपन्न होगा। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, ये कार्य अभी भी चल रहा है। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। लेखिका इस पाठ का समापन कर रही हैं और कह रही हैं कि जीवन का लक्ष्य नई नई खोज करने में ही है। मनुष्य लगातार इस असमाप्त खोज, यानी जो समाप्त नहीं होती जीवन में, ऐसी खोज में लगा रहता है और शायद इसी से जीवन में सौंदर्य है। मन ही मन ये बात कहते हुए इनकी जीप आगे बढ़ती है और आगे की यात्रा के लिए लोग चल पड़ते हैं। यहाँ पर आपका ये पाठ संपन्न होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इसको विस्तार से पढ़ा है और आप इसको समझ पाए होंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और अगले भाग में मैं आपके साथ में इसमें आए नए नए शब्दों पर विचार करूंगी। कई बहुत रोचक जानकारियां आपको दूंगी और आपके लिए प्रश्न अभ्यास लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने साथियों के साथ राजहंस पाठशाला में आकर नए नए पाठों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।